इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे ना, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को अन्वेषण करने की शक्ति। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर सीआरपीसी पढ़ रहे हैं। ये क्या जी? हैंग भी करता है क्या ये? सीआरपीसी 9073 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पुलिस कैसे नोटिस करती है, ठीक है, किन का एग्जामिनेशन होता है, क्या उसके एविडेंटरी वैल्यू है। 100 सेक्शन 160 सेक्शन 161 और सेक्शन 162 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री मेंस इंटरव्यू, और एडवोकेट को भी जानना चाहिए, एडवोकेसी में भी। क्या है? पुलिस ऑफिसर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। 160 कहता है कि पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर, पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। देखिए, पुलिस ऑफिसर को यह शक्ति है क्या करने के लिए? विटनेस को अटेंडेंस करने के लिए, नोटिस जारी करने के लिए। नोटिस क्या करता है? नोटिस जारी करता है। किसको? विटनेस को। आप आइए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती थाने है। में, थाने में आइए आप। आर्थिकी में देख ले, आपसे पूरे आर्थिकी को ही पूछताछ पूरा आप पढ़ते न रहे, क्या करनी नहीं तो है? आपके मैक्सिमम जो सवाल इंट्रोगेशन होंगे वो करना क्या है होते हैं, आपसे। गलत होती है। जो इकोनॉमिक्स की विटनेस देखने वाली होती हैं, इसको देख के जाए और तो फिर आप 100 के इर्द गिर्द पहुंच जाएंगे, 100 के इर्द गिर्द पहुंच जाएंगे। बाकी आप नॉमिनल भी करते हैं तब भी आपके लिखित एक आदेश करेंगे और 90-95 के ऊपर ही मेरिट रहती है बिहार की। उसका बहुत अधिक भी नहीं जाता है। ऐसा भी नहीं है कि के लिए आप थाने में आइए। चला गया नहीं, वो एनी पर्सन 100 के इर्द गिर्द ही मेरिट रहती है। 5 कम रहता है, 1-2 प्लस रहता है। इसलिए आप टारगेट लेके चलिए कि 100 से नीचे आपका क्या यूज है? गलत ना हो, सही ना हो। 100 के नीचे, 100 के ऊपर ही आपका सही हो, जिससे आप एक तरह से क्या करें, बेहतर स्कोर कर सकें। और बिहार में आप किसी भी मामले में, क्रिमिनल मामले में 3 पार्टी उसके बाद यहाँ के पर्यावरण से सवाल पूछिए। रटा-रटाया क्वेश्चन है कि राजकुमार सिकले 3 पार्टी होती के है, किस गांव के रहने वाले थे? मुरली भर्रावा गांव के रहने वाले थे, या फिर वहां के जो लोग भी हैं उन्हें चाहे आपके राम पूछे जाते हैं। जहां पर प्रश्न 302 का मामला है, ये तो बेचारा मर गया। देखते हुए चलेंगे, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाए, कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे सिंचाई योजना है, यहाँ पे नहर भी पूछ दिया जाता है, सिंचाई योजना भी पूछ दी जाती है, कौन सी सिंचाई योजना कहाँ पे है, गंडक परियोजना पूछ दिया, उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है जिसे
गंडक परियोजना के रूप में जाना जाता है। तो ये सब सवाल एक तरह से पूछे जाते हैं और इन पर हमने एक आउटलाइन खींचा। इसको हम एक एक टॉपिक को कल उठा के देखने का नहीं जारी होगी, लेकिन इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग भी दूर बैठे हुए लोग हैं वो भी इससे सुविधा का लाभ उठा सके और उन तक बिहार स्पेशल पहुंचाया जा सके। जो एक सप्ताह का क्लास है और साथ में करंट भी रहेगा, उन तक पहुंचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, अरे सॉरी हरियाणा नहीं, क्या है दक्षिण भारत, उड़ीसा के, नहीं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे। एनी पर्सन यूज है, अर्थात इसमें विटनेस को भी नोटिस होगी और एक्यूज्ड को भी बुलाया जा सकता है लिखित आदेश द्वारा। 160 नोटिस की बात करता है, अभी हम बेयर टच नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल चीज। 160 नोटिस, ये भी जानते रहिए, पूछा जाता है 160 की नोटिस कौन देता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ, अन्वेषण अधिकारी। भाई वो 160 की नोटिस देता है, कहता है ये लिखित आदेश। क्या कहता है? रिटन ऑर्डर देता है। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। आईओ क्या करता है? रिटन ऑर्डर देता है, कहता है थाने में आइए, बुलाता है ना, पूछताछ होगी आपसे। किसको बुलाएगा? विटनेस, टीम, किसी से, ठीक है ना। क्या करने का? रिक्वायर्ड टू अटेंडेंस, उन्हीं को बुलाएगा। अंदर लिखा है जो तथ्यों परिस्थितियों से परिचित हो, सबको नहीं। हमको क्यों बुलाएंगे भाई? हम आम नागरिक है, आपको क्यों बुलाएंगे? व्हाट रीजन? अंडरस्टैंड? हम उन्हीं को बुलाएंगे जो तथ्यों परिस्थितियों से परिचित है। अर्थात कैसे? पहले आईओ नोटिस करेगा, रिटन ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, नॉट जुडिशियल ऑर्डर। अर्थात अगर हम नहीं जाते हैं तो कोई अपराध नहीं करते हैं, हम नहीं जाते हैं तो कोई अपराध नहीं करते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, नॉट जुडिशियल ऑर्डर। सम्मन वारंट नहीं है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर लोक कर्तव्यों के आदेश की अवहेलना करते हैं, लोक कर्तव्यों के, लोक सेवकों के आदेश की अवज्ञा करते हैं, डिसओबीडियंस करते हैं। क्या करते हैं? डिसओबीडियंस करते हैं, हमारे ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगेगा। आईपीसी 174 का प्रोसिक्यूशन होगा। क्या होगा? आईपीसी 174 का प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है ना। लोक कर्तव्यों के आदेशों की अवज्ञा करना होगा। आईओ मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 160 नोटिस करता है, लिखित आदेश करता है कि आप आइए, आप तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित हैं मिस्टर एक्स, आज करनी है, आएंगे। अगर वो लोक कर्तव्यों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, आईपीसी की धारा 174 का प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर चलेगा। आईपीसी की धारा 174 का प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर चलेगा। आईओ लिखित आदेश करता है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर। जुडिशियल ऑर्डर होता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता, ठीक है ना। चलिए, आए, उन्हीं को बुलाएगा। किनको? हमको आपको नहीं बुलाएगा। तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित होने वाले व्यक्ति को बुलाएगा। तो कौन तथ्यों परिस्थितियों से परिचित है? रिक्वायर है, रिक्वायर्ड है, अर्थात जो एफआईआर में इंफॉर्मेंट हो, चाहे कोई उस मामले से संबंधित हो। 302 आईपीसी की घटना घटी है, वहां पुलिस अधिकारी जाता है, जो जो इस घटना से को देखा है,
सम्मिलित है, विटनेस है, गवाह बनते हैं ना लोग, ठीक है ना, चाहे जो सूचना दिया है उन्हीं लोगों से संबंधित मामलों को, अर्थात एफआईआर जिसने लिखवाया है या जो अदर तरीके से इस घटना से अदर तरीके से इस घटना से संबंधित है, उसको कहेगा भैया आइए मैं नोटिस जारी करता हूं 160 का, ठीक है ना, 160 का वो रिटेन नोटिस देगा, कौन, आईओ ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, आपको आना है। किनको बुलाएगा, जो तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित है। किनको नहीं बुलाएगा, प्रोवाइजो, नो अटेंडेंस, थाने में नो अटेंडेंस, 15 वर्ष 65 वर्ष ओल्ड मेल, नो अटेंडेंस। मेल, किसी पुरुष को तो 15 अधिक है, अंडर 15 ईयर्स, एबव 65 ईयर्स, नो। दूसरा, किसी भी एज की कोई महिला हो, वुमेन, नो अटेंडेंस, नो अटेंडेंस, अंडरस्टैंड। तीसरा, डिसेबल हो, ठीक है, फिजिकली या मेंटली, क्या हो, फिजिकली या मेंटली क्या हो, डिसेबल हो, निशक्त हो, विकलांग हो, आप इनको 3 लोगों को नो अटेंडेंस, उपस्थिति नहीं है, ठीक है ना। कहां जाएंगे, इनके रेजिडेंस पे जाएंगे, कहां, इनके रेजिडेंस पे जाएंगे और वहीं साक्ष्य लेंगे, वहीं इंट्रोगेशन होगा। कहां जाएंगे, रेजिडेंस पे। स्पष्ट हो गया 160, कहीं संदेह, बेयर आइए, बेयर देखते हैं। आपको इसमें जानना क्या है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 160 की नोटिस कौन करता है, आईओ करता है। स्पष्ट, कैसे करता है, लिखित आदेश द्वारा। स्पष्ट है। किसको बुलाने के लिए, एनी पर्सन, ठीक है। कौन इसमें नहीं आएगा, 15 वर्ष से कम उम्र का, 65 वर्ष से अधिक उम्र का कोई पुरुष, 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक वाला कोई पुरुष नहीं आएगा, नो अटेंडेंस, ठीक है। दूसरा, महिला, महिला की उपस्थिति नहीं होगी, नो अटेंडेंस, स्पष्ट है। तीसरा, कोई मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, क्या है, निशक्त है, महिला, मानसिक या शारीरिक निशक्त है, नो अटेंडेंस, ठीक है। आप 160 की, आपको क्या है, रिक्वायर्ड टू अटेंडेंस, आपको लिखित आदेश होता है न्यायालय में उपस्थित होने के, आप नहीं उपस्थित होते हैं, अर्थात पुलिस ऑफिसर एक लोक का सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, और उसके आदेशों की क्या करते हैं, डिसोबीडियंस करते हैं, अवज्ञा करते हैं। जब आप अवज्ञा करेंगे तो आईपीसी का सेक्शन 174 का प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर चलेगा, जो भी दंड हो आपको मिलेगा, ठीक है ना। 174 का प्रोसिक्यूशन चलेगा, इस पे केस है, किसका, पूछा जाता है, लीडिंग केस है कि क्या 160 की नोटिस अक्यूज्ड को भी दी जा सकती है, आईओ क्या अक्यूज्ड को भी दे सकता है। किस केस में कहा गया था, नंदनी, सतपति
वर्सेस पीएल दानी। ठीक है ना? यही केस सेक्शन 161 पे भी मिलेगा, जिसमें कहा गया था किसी भी अभियुक्त को उसके ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। रेड विथ यही केस सेक्शन 161 सब क्लास 2, रेड विथ आर्टिकल 20 सब क्लास 3, उसमें भी मिलता है। ठीक है ना? ये नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी, ये रहा 160। आइए बेयर पढ़िए, अभी और स्पष्ट कर देते हैं। समझ में आया? देखिए 160 160 साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। क्या कह रहा है? रिक्वायर, पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस। मुझे अटेंडेंस की आवश्यकता है। आवाज तेज है? उसको पता नहीं है। आवाज बहुत तेज है क्या? हाँ? तेज बोलते हैं ना? जीवन के 37 साल मेरे बीत गए आज। रिक्वायर्ड टू अटेंडेंस, रिक्वायर्ड टू अटेंडेंस कह रहा है जिनकी आवश्यकता है। रिक्वायर्ड टू अटेंडेंस ऑफ विटनेस, साक्षियों के हाजिर होने की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। कह रहा है कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको दी गई इत्तला या अन्यथा, दी गई इत्तला शब्द पकड़िए, मैंने बताया है सबको नहीं बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? जो उससे संबंधित है घटना से, अर्थात जो एफआईआर दिया है या अदरवाइज किसी मामले से वो संलिप्त है। जैसे कि मान लीजिए घटनास्थल में विटनेस बना हुआ है, साइन होती है ना लोगों की, पंचनामा वगैरह सारी कहानी होती है, तैयार होता है, तो वो चीजें हैं। कह रहा है इत्तला, जिसको दी गई इत्तला से या अन्यथा अदरवाइज उस मामले से संबंधित है, उस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है, लिखित आदेश द्वारा कर सकता है, और वह व्यक्ति अपेक्षा अनुसार हाजिर होगा। ठीक है ना? अपेक्षा अनुसार रिक्वायर्ड है, पुलिस नोटिस कर रही है, पुलिस मींस आईओ नोटिस कर रहा है आपको, आप उसकी अपेक्षा अनुसार हाजिर होइए, नहीं तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलेगा। आईपीसी की धारा 174 का, किसका चलेगा? आईपीसी की धारा 174 का। स्पष्ट है? और देखिए कि कौन हाजिर नहीं होगा, हमने बता दिया ना, किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कह रहा किसी पुरुष से, किसी पुरुष से, कोई मेल। क्या है? कोई पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का है या 65 वर्ष से अधिक, किसी स्त्री से जो मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, ऐसे स्थान में जैसे ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है। मैंने बताया ना रेजिडेंस पे, उसके ऊपर बताया ना, रेजिडेंस पे उसके जाएंगे, निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने के लिए अपेक्षा नहीं करेगा। आप जाइए, पूछताछ करिए, जो भी इंट्रोगेशन करना है, जांच पड़ताल करना, अन्वेषण करना है, साक्ष्य कलेक्ट करना है, आप जाइए उसके रेजिडेंस पे। ठीक है ना? अंडर 15 ईयर्स, एबव 65 ईयर्स कोई मेल, वुमेन एनी एज की, किसी भी उम्र की हो, या तीसरा
शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग कोई महिला हो, डिसेबल हो, ठीक है ना, अंडरस्टैंड, स्पष्ट है। दूसरा देखिए, अपने निवास स्थान से भिन्न किसी इस स्थान पर उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित खर्चों पर, राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने उचित खर्चों पर पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों का उपबंध करे। और अशोक के शिला या लोग इसी पर बैठ के नहा, इस अभिलेख को एक मैं बता दे रहा हूं, जूनागढ़ की 14 बातें भेजे जाए, डॉक्टर भेजे जाए, पशु और मनुष्य दोनों के डॉक्टर भेजे जाए। पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, यही है पुलिस और अशोक ऑफिसर। हाँ, इसको थोड़ा समराइज कर दें, समझ में आ जाएगा। पावर, लिखने का तरीका, रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कौन कौन पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अर्थात आईओ, जो चैप्टर नंबर 12 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, अपने थाने की या पास की थाने की सीमाओं के अंदर, अपने थाने की या पास के थाने की सीमाओं के अंदर क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन से या तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित होने वाले, जो हमने बताया है, इंफॉर्मेशन से अथवा एफआईआर से, इंफॉर्मेशन से, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एफआईआर से संज्ञेय मामला है, या तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित, तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित, प्रतीत होता है। अपने समक्ष अपीयर होने के लिए रिटन ऑर्डर कर सकता है। क्या है, अपने समक्ष अपीयर होने के लिए, उपस्थित होने के लिए रिटन, लिखित रिटन ऑर्डर कर सकता है। कौन, पुलिस अधिकारी। प्रोवाइजो, पंद्रह वर्ष से कम आयु, 15 वर्ष से कम आयु, 65 वर्ष से अधिक आयु, 65 वर्ष से अधिक आयु, कोई पुरुष, ऐसे लिख के पढ़िएगा, कोई पुरुष। नेक्स्ट, किसी स्त्री। नेक्स्ट, मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त,
मानसिक या शारीरिक से निःशक्त यदि स्त्री पुरुष निवास करते हैं, स्त्री पुरुष निवास करते हैं, उस स्थान पर जाकर अन्वेषण होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है, अपने स्थान से भिन्न स्थान पर अपीयर होता है तो खर्चा दिया जाएगा। विटनेस अपने सब क्लास 2 जो है 160 का सब क्लास 2 जो है अपने स्थान से भिन्न स्थान पर उपस्थित होता है तो राज्य सरकार द्वारा खर्चा दिया जाएगा। समझ में आ गया। 160 का उल्लंघन करते हैं तो 174 सेक्शन 174 आईपीसी का प्रोसिक्यूशन चलेगा आपके ऊपर। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पीएल दानी का केस, नंदनी सत्यपति वर्सेज पीएल दानी। बस ऐसे नोट्स बना लीजिएगा। ये तो हम एक डेमो इस तरीके से बता दिए कि ऐसे ही लिखेंगे, सीक्वेंस में आपका होगा। मैंने समझा तो पहले ही दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया। पूरा एक लाइन में ब्रीफ हो गया कि नहीं हो गया। आइए देखिए 161। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 161 सेक्शन 161। सेक्शन 161 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी 162 161 एग्जामिन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। इनकी जो स्थिति होती है पुलिस अधिकारी की बड़ी ही संदिग्ध होती है। ठीक है ना, इसलिए कहा गया है कि 161 का जो भी बयान होगा इंक्वायरी एंड ट्रायल में ग्राह्य नहीं होगा। ठीक है ना, प्रयोग किया जाएगा लेकिन कंट्राडिक्ट कराया जाएगा। ठीक है, कौन कंट्राडिक्ट करता है, डिफेंस जो लेता है। डिफेंस मींस एक्यूज्ड की तरफ से जो अधिवक्ता रहता है। स्पष्ट है। आइए जानते हैं। पुलिस अधिकारी एग्जामिनेशन, नोटिस हो गई, बुला लिया गया आपको, नोटिस हो गई ना। 160 में हमने नोटिस पढ़ा, बुला लिया गया। अब बुलाने के बाद क्या होगा, पुलिस अधिकारी आपको एग्जामिन करेगा, पूछताछ करेगा, इंट्रोगेशन कहते हैं। ठीक है ना, इंट्रोगेशन करेगा, आपसे पूछा जाएगा। अगर आप जो पूछ रहा है गलत बताते हैं तो आईपीसी की धारा 179 में पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है ना, उसके आदेशों की अवज्ञा करते हैं पूछताछ के दौरान तो 179 में। ठीक है, गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, मिथ्या साक्ष्य देते हैं तो 177 आईपीसी की धारा 177 रेड विथ 193 में आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलेगा। ठीक है ना, पुलिस इंट्रोगेशन करेगी, पूछताछ करेगी, एग्जामिन करेगी। अगर आप पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। देखिए क्या कह रहा है 161 क्या कह रहा है, कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन, इस अध्याय का मतलब चैप्टर नंबर 12 के अधीन अन्वेषण कर रहा है, चैप्टर नंबर
12 के अधीन अन्वेषण कर रहा है। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी व्यक्ति के निम्नतर व्यक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। कोई पुलिस अधिकारी जो चैप्टर 12 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड है, क्या होगा? जिसको बुलाया है 160 में नोटिस देकर, उसको क्या करेगा? ओरल एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा? ओरल एग्जामिनेशन होगा। 160 में आईओ क्या किया है? नोट बुलाया है, तो उसका क्या करेगा? विटनेस का क्या करेगा? ओरल एग्जामिनेशन करेगा, मौखिक परीक्षा करेगा। स्पष्ट है? ओरल एग्जामिनेशन करेगा। चलिए, कहानी कहां होती है? पुलिस किसको बुला रहा है? जिसको बुला, जो तथ्यों परिस्थितियों से परिचित है, उसी का ओरल एग्जामिनेशन होगा। ओरल क्यों नहीं, अभी बताते हैं। ये जो 161 का बयान होता है ना, जब ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड ट्रायल आती है, इसी 161 के बयान को कंट्राडिक्ट कराता है वो। हाँ, बात की बात है, इसमें थोड़ा ना, वही नहीं बताया, कंट्राडिक्ट होती है वो इंक्वायरी एंड ट्रायल की। तो कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे, केवल सीधे सीधे पढ़ेंगे। लिंक तो करना पड़ेगा ना, अभी और लिंकिंग है, लिंक करें तो बाउंस करने लगेगा। अब देखिए, कह रहा है तथ्य एवं परिस्थितियों से जो परिचित है उनका क्या होगा? ओरल एग्जामिनेशन होगा, मौखिक परीक्षा होगी। कौन करेगा? ऐसा पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, आईओ। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है? सब क्लास 2 100 ये रहा 161 सब क्लास 1, 161 सब क्लास 2, सेक्शन 161 सब क्लास 2, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बुला लिए हैं, मेरा ओरल एग्जामिनेशन करिए, लेकिन मेरे ऊपर कंडीशन है, ऐसा हम साक्ष्य नहीं देंगे जो मुझे ही फंसा दे रहा हो, ऐसा बयान नहीं देंगे हम। ऐसा कहता है 161 सब क्लास 2 रेड विथ इंडियन एविडेंस एक्ट। हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट में 20(3) है क्या शर्मा साहब? इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 132 विवसनीय साक्षी। क्या है? विवसनीय साक्षी। इसमें दिया गया है कि आपको साक्ष्य देने के लिए विवश किया जाएगा, लेकिन एक वही प्रोवाइजो जोड़ दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 132 का परंतु जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है कि अगर मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्ज चलेगा, मेरी गिरफ्तारी हो, ऐसे हम स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं जिसमें मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल सकता है, संपहरण हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 132 इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है। ठीक है? और इसी को रेड विथ करते हैं, बहुत चीजें बता सकते हैं, लेकिन बाउंस कर जाएगा अभी। रेड विथ आर्टिकल 20 सब क्लास 3। ठीक है ना? इसी से रेड विथ करते हैं, इसी के साथ पढ़ते हैं। नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी। ठीक है? आपसे पूछा जाएगा, जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो पूछा जाता है 161 और 132 में अंतर बताइए। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 132 और सीआरपीसी की धारा 161 सब क्लास 2 में अंतर बताइए। ठीक है? और यह इसके कहा गया था जो प्रोटेक्शन आपको
आर्टिकल 20 सब क्लास 3 में देता है वही प्रोटेक्शन 161 सब क्लास 2 भी देता है। ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नंदनी सतपथी वर्सेज पीएल दानी के केस में, ठीक है ना। एविडेंटरी वैल्यू भी इसकी होती है, लेकिन वहां तक न जाइए, अभी सर के ऊपर से जाने लगेगा, ठीक है ना। इतना जानिए, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा। अरे जहीरा हबीबुल्ला 2006 में आई थी, ये 1959 का केस है, 1978 का केस है, वो भी है जहीरा हबीबुल्ला का भी केस है रिट्रायल वाला, उसे 2006 में आया था। ये भी वर्डिक्ट है, ठीक है ना। उससे कोई भी केस बताइए साइटेशन सहित बताएंगे, और टेबल पे बैठेंगे तो AIR सहित बताएंगे, पेज नंबर भी बता देंगे। तो उस बात की बात है। आइए देखिए सब क्लास 2 क्या कहता है, ये चीज याद रखिएगा, कभी मेंस जब बताएंगे तब और डिटेल में पता चल जाएगा। 132 इंडियन एविडेंस एक्ट याद रखिएगा, 161 सब क्लास 2 याद रखिएगा, आर्टिकल 20 सब क्लास 3 सब पीटीएम पूछता है, और ये केस रखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है सब क्लास 2, ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनका उत्तर देने की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप में, क्या है, क्रिमिनल चार्ज उसके ऊपर रख जाएगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप में या शास्ति में, मतलब दंड की या संपहरण के, फॉरफीचर की आशंका में डालने की है, ऐसे मामलों से संबंधित उस सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उसे पूछता है, विवश किया जाएगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनका उत्तर उन्हें आपराधिक आरोप में, शास्त्र में, संपहरण में आशंका डालने की है, ऐसे मामलों से संबंधित उन प्रश्नों को सही उत्तर देने का लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है, ठीक है ना। इन चीजों पे आप विवश नहीं कर सकते, अदरवाइज सभी प्रश्न पूछेंगे। और यही चीज 132 में कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट की 132 पढ़ेंगे, आपको विवश किया जाएगा कि आप सही बताइए, गलत बताएंगे तो 177 रेड विथ 193 आईपीसी का चार्ज लगेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन वहां भी प्रोवाइजो दे दिया गया, परंतु जोड़ दिया गया कि ऐसा ना करें कि हम आए हैं, आप बुलाए हैं और हम ही को जेल में डाल दें, मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी तभी हम बताएंगे पुलिस, अब तो दरोगा जी, ठीक है ना, थानाध्यक्ष महोदय मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हम नहीं कर रहे, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 132 कहती, ठीक है ना, तो डिटेल की चीज है। और कहा जाता है कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध, उसी के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 20 सेल्फ इनक्रिमिनेशन के सिद्धांत है ना, आत्म अभिशंसन। आर्टिकल 20 सब क्लास 3 किसकी बात करता, आत्म अभिशंसन का, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं करेंगे, यही इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यही है, आर्टिकल 20 सब क्लास 3। समझ में आ गया, ये जानते रहिए। अब सब क्लास 3 देखिए, पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन, पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा करने के दौरान, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कह रहा है पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा करने के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी व्यक्ति किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है, पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका वह कथन अभिलिखित कर सकता है। देखिए एक चीज जानिए, सेक्शन 161 सब क्लास 3 में कह रहा है पुलिस अधिकारी जो भी एग्जामिनेशन कर रहा है, जिसको बुलाया है नोटिस देके 160 में, उनका एग्जामिनेशन कर रहा है, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। लेकिन इसी 161 सब क्लास 3 पे भाई हम कह रहे हैं
आपके पास एन केन प्रकार तमाम सुविधाएं हैं, आप हमको मारपीट बेहोश करके सारी चीज निकलवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। 161 सब क्लास 3 पे अंकुश लगाता है, कंट्रोल करता है कौन? सेक्शन 162 कहता है लिखवाइए हमसे ना, लिखवाइए मारपीट के, 3rd डिग्री लगा के लिखवा लीजिए, नो साइन, हम साइन नहीं करेंगे। ऐसा हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, सीआरपीसी कह रही है कि हम साइन नहीं करेंगे, लिखवाइए हमसे, 3rd डिग्री लगा लीजिए। और क्या करने के लिए? इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 बैठी है। चलिए, आपका एविडेंस वहां काम नहीं करेगा, पूछवाइए हमसे, क्या पूछना चाहते हैं, जबरदस्ती लिखवा लीजिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कह रहा है कि जो भी एडमिशन देंगे उनका, वो जो भी एग्जामिनेशन में हम स्टेटमेंट देंगे वो पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड कर सकता है ना। लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162। और पूरी कहानी को कहेगा ये इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 कहेगा नहीं, पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया कथन ग्राह्य नहीं है, एब्सोल्यूट रूल है, ये पूर्ण नियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 कहता नहीं, क्योंकि इनकी हिस्ट्री जो होती है, वो पुलिस अधिकारियों की जो हिस्ट्री है भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो संदिग्ध मानी जाती है, मानी जाती कि नहीं। कुछ भी लिखवा लेंगे, कुछ भी पढ़वा लेंगे, इन्हीं के आधार पे दोष सिद्धि होती तो न्याय की हत्या हो जाती, जो कहते वही कोर्ट मान लेती, तो ठीक है ना। इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों चलती? स्पष्ट है। प्रोवाइयो देखिए, 2013 में इसमें भी संशोधन किया गया है, नया बेयर एक्ट 2018 में भी किया गया कि नहीं? किया गया होगा, 2018 में भी देख लीजिएगा। इस पे संदेह, न्यू बेयर एक्ट है पांडे जी आपका, 2018 में किया गया है। अच्छा, हाँ, तो देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं, देखिए, परंतु इस धारा के अधीन किया गया कथन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी को यह सीआरपीसी धारा 161 सब क्लास 3 का प्रोवाइजो इंपावर्ड करता है। देखिए फिर प्रोवाइजो नंबर 2 जो है 161 का प्रोवाइजो नंबर 2 जो है, वो कहता है महिला पुलिस अधिकारी इस मामले को रिकॉर्ड करेगी। कब? जब आईपीसी की धारा 354 के सीरीज का कोई अपराध हो या 376 के सीरीज का कोई अपराध हो, कौन इंट्रोगेशन करेगा, एग्जामिन कौन करेगा? महिला पुलिस अधिकारी करेगी। कौन करेगा? किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। एक चीज और टेक्निक में बता दे रहा हूं पढ़ने के लिए, चैप्टर नंबर 12, ये बार बार रेप का मैटर आ रहा है ना, अफेंस अगेंस्ट वुमेन, एग्जाम में गलत नहीं होगा, आप एक पेज पे कलेक्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बता दे रहा हूं। 154 में भी रेप से संबंधित मामला है, महिला पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड करेगी। 157 में भी है, प्रोवाइजो में है ना, अकरेंस प्लेस पे जाएगी महिला लेडी। 161 में भी है, 164 में भी है, 167 में भी है, 173 में, सॉरी 173 में भी है। सब महिला और सब में संशोधन हुआ है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इसमें सब वुमेन महिला पुलिस अधिकारी क्या करेगी? को पावर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एफआईआर लॉन्च करने, जो भी हो। तो ये सब एक जगह रेप से संबंधित, अर्थात ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन जो भी हो, चाहे 354 का अपराध हो, 376 का अपराध हो, ठीक है ना, जो भी दिया गया है चैप्टर नंबर 12 में, एक पेज पे आप कलेक्ट करके और धारा सहित लिख लेंगे तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो कभी गलत नहीं होंगे। और इसके आगे क्या लिखेंगे? कब संशोधन हुआ,
क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट भी लिख लेंगे, किस ईयर में हुआ है। ये पढ़ने का तरीका होता, नहीं तो इधर पढ़ेंगे उधर भूलेगा, उधर पढ़ेंगे इधर भूलेगा, एक जगह सीक्वेंस में आ जाएगा, एक पेज पे आ जाएगा। और महिला से संबंधित जितने भी होंगे, ठीक है ना। अगर और भी विधिवत बनाना है तो पूरी सीआरपीसी में अध्ययन कर डालिए, कहां कहां इनके से संबंधित मामला है, ठीक है ना। वैसे चैप्टर वाइज बनाएंगे तो इजी रहेगा पढ़ने में। जैसे पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर में एक पेज पे कहीं इनसे संबंधित मामले को कलेक्ट करके लिख लिए, कॉर्नर में चाहे एक पेज पे अलग से, ठीक है ना। टॉपिक बना लिए कि महिला के विरुद्ध अपराध से संबंधित एफआईआर और उनके अन्वेषण की शक्ति महिला पुलिस अधिकारी करेगी, किस किस धारा में दिया गया, फला धारा से फला धारा फला धारा फला धारा आप लिख लेंगे, ठीक है ना। और किस कब संशोधन हुआ है, ठीक है, कभी भूलेगा नहीं, गलत नहीं होगा। एक समय आएगा कि रट जाएगा और बिना देखे आप बोलेंगे, जैसे समझ में आ गया। ऐसे आईपीसी में भी आप कर लेंगे जो भी, इससे क्या होता है, गलती होने की संभावनाएं कम होती हैं, ठीक है। तो हम लोग 161 पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि 354 क्या कह रहा है, 354 और 376 की श्रृंखला से संबंधित कोई अपराध है तो उसका क्या होगा, उसका जो एग्जामिनेशन होगा उस विटनेस का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 162 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पुलिस नॉट टू बी साइन। जो हमने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ऑफ पुलिस नॉट टू बी साइन, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस, ठीक है। जो हमने स्टेटमेंट साइन किया है उसको एविडेंस में यूज करेंगे आप ले जाके, उस पर हम साइन करने के लिए बाध्य नहीं। ऐसा कौन कहता है, सेक्शन 162। और हमने बताया है 162 क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, किसको, विटनेस को, एनी पर्सन, एनी पर्सन मैंने बताया ना 160 में, एनी पर्सन में विक्टिम भी है, विटनेस भी है और एक्यूज्ड भी है। एनी पर्सन बड़ा ही वाइडर टर्म है, ठीक है ना। ऐसा स्पष्ट कर दिया गया, ऐसा स्पष्ट भी कर दिया गया कि क्या एक्यूज्ड भी का भी इंट्रोगेशन होगा, नोटिस होगी पीएल दानी के केस में, ठीक है ना। नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी के केस में स्पष्ट है। हाँ देखिए कह रहा है 162 कह रहा, स्टेटमेंट ऑफ पुलिस नॉट टू बी साइन, यूज ऑफ स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर मींस आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अर्थात अन्वेषण के दौरान स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो कथन करने वाला व्यक्ति हस्ताक्षरित नहीं करेगा। 162 कहता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, 161 में रिकॉर्ड कर रहा है ना, उस पे क्या कथन करने वाला व्यक्ति, स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति अपना साइन नहीं करेगा, ऐसा सीआरपीसी 162 कहती है। न ऐसे स्टेटमेंट का या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वो पुलिस डायरी में हो या न हो, ऐसे स्टेटमेंट का कोई भाग ट्रायल एवं इंक्वायरी के सिवाय किसी भी उपयोग में लाया जाएगा। और जानिए एक और टेक्निकल चीज है, 161 के बयान को, सेक्शन 161 के बयान को जो रिकॉर्ड कर रहा है पुलिस अधिकारी स्टेटमेंट को, वह इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं होगा। सिवाय अन्य चीजों का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं करें, 62 सीआरपीसी कहती है, ठीक है ना। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइजो एनी पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, एनी पर्सन मींस एक्यूज्ड को, विटनेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, सुरक्षा प्रदान करता है। हमने कहा ना 162 सेक्शन 161 को नियंत्रित करता है, अर्थात जो स्टेटमेंट लेते हैं गलत भाई उनकी इतिहास ही है, संदिग्ध है, किसी भी रूप से हमसे निकलवा सकते हैं। तो क्या कह रहा है, साक्षी का कथन, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो रिकॉर्ड कर लिया गया है
इंक्वायरी एंड ट्रायल में प्रोसिक्यूशन से ओर से जब वो बुलाया जाता है, प्रोसिक्यूशन के तरफ से वो विटनेस जब बुलाया जाता है तो क्या होगा, स्टेट ड्यूली प्रूव्ड अगर कर देता है तो एक्यूज द्वारा, फिर कह रहे हैं एक्यूज द्वारा अर्थात डिफेंस द्वारा क्या किया जाएगा, उसे कंट्राडिक्ट कराया जाएगा। 145 इंडियन एविडेंस एक्ट, अभी बीआर पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा क्या होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 145 द्वारा उसे खंडन कराया जाएगा। कौन कराता है खंडन? भाई एलिगेशन प्रोसिक्यूशन लगाएगा, एलिगेशन तो प्रोसिक्यूशन लगाएगा, तो उसे खंडित कौन करेगा? डिफेंस। डिफेंस मींस एक्यूज्ड, स्पष्ट है? कौन करेगा? डिफेंस अर्थात एक्यूज्ड कहेगा परमिशन बाय कोर्ट, प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि उसको कंट्राडिक्ट कौन करेगा? डिफेंस अर्थात एक्यूज्ड। लेकिन प्रोसिक्यूशन भी उसे कंट्राडिक्ट करा सकता है जब उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, ठीक है ना? तो कब? परमिशन बाय कोर्ट, न्यायालय के परमिशन से ही वह करा सकता है। ऐसे स्टेट कब कराया जाता है? री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में इसका प्रयोग होता है। कब इसका प्रयोग होता है? री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में और री एग्जामिनेशन, ठीक है? री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन कौन कराता है? वो डिटेल की चीज है, और क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कराता है? वो भी डिटेल इंडियन एविडेंस की चीज है, मैं बताऊंगा, ठीक है ना? काफी डीप में जाएंगे तो लंबा होगा। ये कब प्रयोग होगा? री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में। जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन कराएगा? डिफेंस लेगा एक्यूज्ड, और प्रोसिक्यूशन भी करा सकता है जब वो कोर्ट परमिट करते, न्यायालय की अनुमति से। अब देखिए, एक सेक्शन 161 का जो बयान है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में मृत्युकालिक कथन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सेक्शन 161 का जो बयान है, लोग कहते हैं ना 161 का बयान हो गया पुलिस अधिकारी के सामने, कि अगर आप सेक्शन 161 में बयान देते हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, और स्टेटमेंट देते समय आपकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो यह स्टेटमेंट किस रूप में प्रयोग किया जाएगा? डीडी में, मृत्युकालिक कथन में। सेक्शन 32(1) इंडियन एविडेंस एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? पूछा जाता है पीटी में और इंटरव्यू में, ठीक है? और जो कल बताए थे, अगर सेक्शन 161 का बयान में इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत कोई चीज प्राप्त होती है तो वो भी रिलेवेंट है। एक्यूज्ड के बयान पर लिख लिया जाएगा और उसकी बरामदगी हुई है तो सेक्शन 27 में वह ग्राह्य होगी। देखिए सेक्शन 27 में इंडियन एविडेंस एक्ट, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत अभियुक्त जो है बयान देता है, ठीक है ना? और कहता है कि यहाँ पिस्टल मैंने मार के यही पिस्टल फेंका है, और अभियुक्त को वो पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस स्थान पर लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद वो पिस्टल वहां से बरामद होती है, तो वह पिस्टल क्या होगी? इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत ग्राह्य होगी, अर्थात उसके खिलाफ वह साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जनरली इंडियन एविडेंस एक्ट की सीआरपीसी की धारा 161 का एविडेंटरी वैल्यू क्या है? साक्षिक मूल्य क्या है? 161 का बयान जो होगा वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं होता, क्योंकि पुलिस के समक्ष वो बयान होता है, ठीक है? दूसरा क्या होगा? अगर पुलिस अधिकारी के समक्ष आप बयान दे रहे हैं, अर्थात 161 का स्टेटमेंट दे रहे हैं और वहीं आपकी मृत्यु हो जाती है, वो मृत्युकालिक कथन अर्थात डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रिलेवेंट होगा और ग्राह्य होगा, ठीक है? तीसरा एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी? कि 161 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत आप पुलिस अधिकारी के समक्ष बयान देते हैं, और उस बयान में, उस कथन में, उस स्टेटमेंट के थ्रू आपसे कोई वस्तु बरामद होती है, आपकी जानकारी के माध्यम से कोई वस्तु बरामद होती है,
तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत वो ग्राह्य होगी। और चौथा एविडेंटरी वैल्यू क्या है, जो आप 161 का बयान दिए हैं, वह प्रोटेक्ट करता है किसको, विटनेस को। विटनेस में एनी पर्सन जो यूज है, एक्यूज्ड भी है, ठीक है ना, वो डिफेंस उसको प्रोटेक्ट करता है, कंट्राडिक्ट कराएगा, क्या कराएगा, खंडन कराएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में अभियुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के 162 के परंतु का प्रयोग करते हुए उसको खंडन कराएगा, ठीक है ना। और प्रोसिक्यूशन, अभियोजन भी 145 का प्रयोग कर सकता है, कब, जब न्यायालय की अनुमति प्राप्त हो तब, ठीक है ना। और यह ऐसा कब होता है, कंट्राडिक्शन 145 का प्रयोग कब होता है, री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। री एग्जामिनेशन मींस पुनः परीक्षा ना, री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये रहा आपका 162। इसको डिटेल में कल ब्रीफ कर देंगे, चार्ट में बता देंगे सीक्वेंस में कैसा लिखे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बता ही दिए थोड़ा सा, आप तो एचजीएस के हैं, ये नए हैं, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, बता दिए, समझ में आया कि नहीं, हाँ? और इसके आगे हम कल बताएंगे, ठीक है ना। 164 कल पढ़ाएंगे, अर्थात मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान, ठीक है ना। धन्यवाद। मजा आया।